हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 2 का वन शॉट वीडियो, जिसमें आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में, 1916 में, 1918 में या फिर 1920 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को या फिर 15 अप्रैल 1919 को या फिर 20 अप्रैल 1919 को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कब हुआ था? ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, 1920 में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या फिर 1923 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ठीक है, 1928 में, 1927 में, 1929 में या फिर 1930 में? राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ठीक है, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती से, दांडी से, अहमदाबाद से या फिर सूरत से? राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, साबरमती से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखो, चौरी चौरा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में, 1921 में, 1920 में, 1923 में? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में, 1928 में, 1930 में, 1931 में? राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुआ? ठीक है, पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुआ? गांधी अंबेडकर के बीच, गांधी नेहरू के बीच या फिर नेहरू और अंबेडकर के बीच या फिर बोस और गांधी के बीच? राइट आंसर हो जाएगा ए, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर तिलक? राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 ईस्वी में? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है, रोलेट एक्ट क्या था? ठीक है, क्या था? उत्तर देखो, यह 1919 ईस्वी में पारित एक दमनकारी कानून था, जिसके तहत सरकार को राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के ही जेल में रखने का अधिकार था। ठीक है, तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित एक दमनकारी कानून था, जिसके तहत सरकार को राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के जेल में रखने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, रखने का अधिकार था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर ये होगा इसका,
इसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के अधिकारों की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? ठीक है, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? उत्तर ये होगा इसका, चोरी चौरा में हुई हिंसक भीड़ के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। ठीक है, इसी कारण गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। अगला प्रश्न देखो, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? उत्तर देखो इसका, क्योंकि इस कमीशन के सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे और इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसी कारण साइमन कमीशन का हमारे देश में, इंडिया में विरोध किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है? उत्तर ये होगा इसका, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ है बल प्रयोग के बिना केवल सत्य के आग्रह से न्याय प्राप्त करना। ठीक है, बल प्रयोग के बिना केवल सत्य के आग्रह से न्याय प्राप्त करना ही सत्याग्रह का अर्थ है। अगला प्रश्न देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, उत्तर ये होगा इसका, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा, वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ठीक है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर ये होगा इसका, युद्ध के कारण करों में भारी वृद्धि, वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और जबरन सैनिकों की भर्ती से भारी असंतोष फैला। ठीक है, ये था प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूना पैक्ट का मुख्य परिणाम क्या था? ठीक है, पूना पैक्ट का मुख्य परिणाम क्या था? उत्तर देखो इसका, इसके द्वारा दलित वर्गों के लिए प्रांतीय व केंद्रीय विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, ये पूना पैक्ट का मुख्य परिणाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज दल की स्थापना किसने की? ठीक है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर देखते हैं इसका। सबसे पहला पॉइंट है इसका, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। ठीक है, जनरल डायर ने मैदान के इकलौते निकास द्वार को बंद कर दिया और बिना चेतावनी दिए ही निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जनरल डायर ने। इस बीभत्स कांड में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर इस घटना ने देश भर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आक्रोश पैदा किया। इसने भारतीयों को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए और अधिक एकजुट किया। इसने भारतीयों को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए और अधिक एकजुट किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस क्रूरता के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण लिखिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों असफल हुआ? उत्तर देखो इसका, आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं को त्यागा गया।
पॉइंट नंबर 2 है भारतीय शिक्षण संस्थान और अदालतें बहुत कम संख्या में उपलब्ध थीं। वैकल्पिक भारतीय संस्थानों के अभाव में छात्र वापस स्कूल जाने लगे। ठीक है। वकील भी दोबारा सरकारी ब्रिटिश अदालतों में प्रैक्टिस करने लगे। चोरी चोरा की हिंसक घटना ने आंदोलन की दिशा ही बदल दी। गांधी जी अहिंसक आंदोलन चाहते थे लेकिन हिंसा ने उसे रोक दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आर्थिक कारणों से आंदोलन शहरों में अपनी गति खोने लगा था। ठीक है। ये है इस प्रश्न का उत्तर। असहयोग आंदोलन की असफलता के मुख्य कारण है ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर देखो इसका। पॉइंट नंबर 1 है, यह आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के साथ एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, गांधी जी की दांडी यात्रा ने देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ाई और समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और व्यापारियों ने इसमें भागीदारी की। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। दमनकारी कानूनों के बावजूद जनता ने अहिंसक प्रतिरोध जारी रखा। इसने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया। इस आंदोलन के बाद ही गांधी इरविन समझौता हुआ जिसने राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया। ठीक है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्लूरी सीताराम राजू और उनके आदिवासी आंदोलन पर प्रकाश डालिए। ठीक है। उत्तर देखो इसका। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी नेता थे। ब्रिटिश वन कानूनों ने आदिवासियों की आजीविका और अधिकारों को छीन लिया था, लेकिन राजू ने गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन को अपनाया। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट करके ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ा। ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ा। उन्होंने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश शासन के प्रतीकों को निशाना बनाया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल बल प्रयोग से ही मिल सकती है। ठीक है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल बल प्रयोग से ही मिल सकती है। 1924 में पकड़े जाने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई जिससे उनका विद्रोह समाप्त हुआ। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में प्रतीकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है। सबसे पहला उत्तर देखो, सबसे पहला पॉइंट है, सांस्कृतिक प्रतीकों ने भारत के अलग अलग लोगों को एक सूत्र में बांधा। बंकिम चंद्र द्वारा रचित वंदे मातरम ने भारतीयों में देशभक्ति की लहर दौड़ाई और भारत माता की छवि ने राष्ट्र को एक पूजनीय मूर्ति का स्वरूप दिया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान डिजाइन किया गया तिरंगा एकता का प्रतीक बन गया और उसके बाद चरखे को आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक माना गया। लोक कथाओं और गीतों के संकलन ने राष्ट्र की गौरवशाली पहचान को पुनर्जीवित किया। ठीक है। दोबारा जीवित किया। इतिहास के पुनर्लेखन ने भारतीयों में औपनिवेशिक काल की हीनता को दूर किया। ये हैं इस प्रश्न के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखो इसका। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच ने भारत में एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की। ठीक है। इस युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार को भारी सैन्य खर्च के लिए धन की आवश्यकता हुई और इसकी भरपाई के लिए भारत में रक्षा बजट को बहुत ही बढ़ा दिया गया। ठीक है।
रक्षा बजट को बहुत बढ़ा दिया गया। सरकार ने सीमा शुल्क और आयकर इनकम टैक्स को लागू कर दिया। और उसके बाद युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे महंगाई बढ़ी। ग्रामीण इलाकों में सेना के लिए जबरन भर्ती की गई, जिससे जनता में भारी गुस्सा फैला। 1918 से 19 और 1920 से 21 के दौरान फसलें खराब होने से अकाल की स्थिति बन गई थी। और इसी दौरान फैली इन्फ्लुएंजा महामारी ने करोड़ों भारतीयों की जान ले ली। गरीबी, भूखमरी और दमन ने जनता को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कर दिया। ठीक है, लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद सरकार राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी आर्थिक संकट ने भारत में जन असंतोष को जन्म दिया। दमनकारी नीतियों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया और यह विश्व युद्ध भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ठीक है, यह विश्व युद्ध भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एकता के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और अंततः इस स्थिति ने ही स्वतंत्रता के व्यापक आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये था हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखो इसका। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के दो प्रमुख जन आंदोलन थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच हुआ, जबकि सविनय अवज्ञा 1930 में शुरू हुआ। असहयोग का मुख्य अर्थ ब्रिटिश संस्थाओं के साथ सहयोग पूरी तरह बंद करना था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा का मुख्य अर्थ ब्रिटिश कानूनों को सविनय ढंग से तोड़ना था। असहयोग आंदोलन में सरकारी स्कूलों और अदालतों के बहिष्कार पर जोर था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य रूप से नमक कानून को तोड़ना शामिल था। अगला पॉइंट देखो। असहयोग में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जबकि सविनय अवज्ञा में कानूनों का प्रत्यक्ष उल्लंघन एक नया मोड़ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। असहयोग आंदोलन चोरी चोरा की हिंसा के कारण गांधी जी ने वापस ले लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी इरविन समझौते और दमन के बाद स्थगित किया गया था। ठीक है, टाल दिया गया था। असहयोग में क्या हुआ था? असहयोग में महिलाओं की सीमित भागीदारी रही थी, जबकि सविनय अवज्ञा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से भाग लिया था। ठीक है, दोनों आंदोलनों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन की कार्यक्षमता पर दबाव बनाना था और इन आंदोलनों ने कांग्रेस की सदस्यता और लोकप्रियता को व्यापक बनाया था। ठीक है, और अंततः ये दोनों आंदोलन भारतीय आज़ादी की नींव के महत्वपूर्ण स्तंभ बने। लास्ट में ये दोनों ही आंदोलन भारतीय आज़ादी की नींव के महत्वपूर्ण स्तंभ बने। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।